पत्र और पुरस्कार राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा और समर्थन दे रही है ताकि वे और बेहतर चल सके और इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और सफलता की सराहना की है। कार्यक्रम में अधिकारियों और खेल प्रेमियों ने भी हिस्सा लिया। इस पहल से न केवल खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिलेगी बल्कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। वंदन करता हूं। वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्मान समारोह आयोजित किया है, जिसमें आज यहां पर अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। वीरवर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टतम प्रदर्शन से प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है, उन खिलाड़ियों को यहां पे आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर जिन खिलाड़ियों को अभी मंच पर मुझे सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो खिलाड़ी इस पूरे समारोह का हिस्सा बने हुए हैं, आप सभी को इस नियुक्ति पत्र प्राप्त होने, वीरवर लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्त होने के अवसर पर मैं आप सबको प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से भी हृदय से बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ ही यहां पर हम लोगों ने जो एक कार्यक्रम यहां पे आज आयोजित किया है, वीरवर लक्ष्मण की जब हम चर्चा करते हैं तो लक्ष्मण जी समर्पण के, कर्तव्य निष्ठा के और अनुशासन के प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश के पुरुष खिलाड़ियों को, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशिष्ट योगदान किया है, ऐसे खिलाड़ियों को वीरवर लक्ष्मण के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है और उन खिलाड़ियों को आज अभी मंच पर मुझे सम्मान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई और मेरी शुभकामनाएं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये नारी गरिमा, नारी स्वावलंबन और नारी के तेज का प्रतीक है। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में उन्होंने झांसी को पराधीनता से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई की उम्र उस समय मात्र 26 वर्ष की थी और वह बड़े तेजस्विता के साथ उन्होंने उस समय विदेशी हुकूमत की नींव को हिलाने का काम किया था और इसीलिए उस स्वावलंबन, उस साहस और नेतृत्व की प्रतीक भारतीय नारी है और खेल के किसी एक विशिष्ट विधा में उनके इस विशिष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नारी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी यहां पे प्रदान किया जाता है। और मैं उन सभी वीर नारियों को, जिन्होंने प्रदेश के लिए, देश के लिए उस विशिष्ट खेल प्रतिस्पर्धा में एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है, आज रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी उन्हें यहां पे सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस बात को हमेशा मानता हूं, ये वैसे भी वासंतीय नवरात्रि है, हमारे यहां वर्ष में 2 बार हम नवरात्रि के आयोजन के साथ जुड़ते हैं। एक वासंतीय नवरात्रि होती है और एक शारदीय नवरात्रि होती है। ये दोनों मातृशक्ति के प्रति भारत की सनातन परंपरा के समर्पण और श्रद्धा के प्रतीक पर्व हैं।
हम इन 9 दिनों में जगत जननी मां भगवती का अनुष्ठान करते हैं, उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। और ये उपासना इस बात का प्रतीक होता है कि जो भी समाज नारी शक्ति के प्रति इस सम्मान को बनाए रखेगा, वह अपने सतत विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के साथ ही एक लंबे समय तक अपने स्वयं के वजूद को बनाए रखने में सफल होगा। भारत की नारी उसका प्रतीक है और उस प्रतीक को लेकर के आज जहां हमारे यहां तो कहते भी हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पे नारी की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहां स्वतः स्फूर्त भाव के साथ दैवीय शक्तियों की कृपा अपने आप ही बरसती है। और इसका मतलब नारी सम्मान, नारी गरिमा की रक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, ये समृद्धि की एक नई कड़ी को आगे बढ़ाने जैसा होता है। ऐसे ही युवा शक्ति जब आगे बढ़ती है तो युवा शक्ति केवल एक अनुशासन का ही प्रतीक नहीं होती, बल्कि उस अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। उस महत्वपूर्ण कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने, जब उत्तर प्रदेश सरकार अपने 9 वर्ष के नवनिर्माण के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है, उन स्थितियों में इन दोनों शक्तियों को, युवा वर्ग को भी और नारी शक्ति का भी सम्मान खेल की इन विभिन्न विधाओं के कला, इन सभी अपने इन कर्तव्यनिष्ठ खिलाड़ियों के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। यह हर उत्तर प्रदेश के युवा, हर उत्तर प्रदेश की नारी के लिए गौरव की बात है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत 9 वर्ष में हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के सम्मान के लिए और उनको जो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और इंसेंटिव्स उपलब्ध करवाए हैं, यह राशि लाखों में नहीं है, यह राशि 200 करोड़ की है। 200 करोड़ रुपए हमने खिलाड़ियों को इंसेंटिव के रूप में उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाए हैं, उनके पुरस्कार के लिए उपलब्ध करवाए हैं। और उस पुरस्कार के रूप में प्रदेश ने उन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें भारत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके, जिसमें कबड्डी है, कुश्ती है, खो खो है, अन्य तमाम प्रकार के खेल हैं, इन सभी को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है और प्राचीन काल से हमारे गुरुकुलों का ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसकी शिक्षा दी, वहां पे इसकी शिक्षा के साथ ही उस पाठ्यक्रम का इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आश्रमों की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था और इसीलिए भारत के अंदर ये सभी चीजें साथ साथ चली हैं। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, ये 25 करोड़ की आबादी का राज्य, ये केवल जनसंख्या नहीं है, यह भारत की युवा शक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। 56% जो युवा शक्ति है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की ताकत भी है। ये उत्तर प्रदेश की ताकत है। ये कामकाजी वर्ग है। या जब परिश्रम करता है तो उत्तर प्रदेश अपने खाद्यान्न के लक्ष्य को और खाद्यान्न के विकास की दर को 8% से बढ़ाकर के 18% तक पहुंचाता है। जब इसे अवसर मिलता है तो उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को यह युवा शक्ति भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बना करके उसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करके भारत के ग्रोथ का
एक इंजन बनाने का काम कर देता है। इस युवा को जब उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है तो वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल उपलब्ध करवाने का काम भी करता है। लेकिन उसको अवसर तो मिले और उस कार्य को लेकर के लगातार यह कार्य हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर जाकर विधि विधान के साथ दर्शन पूजन किया और उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और कल्याण की प्रार्थना की है। मौर्य के आगमन के दौरान ही मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में ही श्रद्धालु भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि मां विंध्यवासिनी की कृपा से ही प्रदेश निरंतर विकास के मार्ग पर है और सरकार जनता के हित में प्रतिबद्ध है। प्रशासन ने उनके आगमन से पहले ही सभी तैयारियां और सुरक्षा सतर्कता से बढ़ा दी थी। मैंने परिवार के लिए, प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए मतलब मंगल कामनाएं, सबके जीवन में खुशहाली रहे, सब लोग आगे बढ़े, विकसित भारत बने, विकसित उत्तर प्रदेश बने, ऐसी मां के चरणों में प्रार्थना किया है। और मुझे लगातार जब मैं देखता हूं, क्योंकि मैं उस समय भी अयोध्या भी जाता था, काशी भी जाता था, विंध्याचल मां के चरणों में भी आता था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 2017 में हमारी सरकार आई, देश में हमारी सरकार आई, तब से इन तीर्थ स्थलों पे जाने के बाद लगता है कि कमल का बटन दबाने से रामलला का भव्य मंदिर बन जाता है, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन जाता है, माँ का धाम बन जाता है, चित्रकूट धाम बन जाता है, नैमिषारण बन जाता है और सभी तीर्थ स्थलों का सर्वांगीण विकास होता है। जहाँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते थे, वहाँ लाखों लाख की संख्या में लोग प्रतिदिन आते हैं। रोजगार के अवसर भी बहुत व्यापक बढ़े हैं। तो यह सब माँ की कृपा से ही संभव हुआ है और आगे भी हम लोग यही कहते हैं लोगों से, कमल का बटन दबाएंगे तो यह माँ के धाम भी आएंगे, 370 भी हटेगी, गरीबों का कल्याण भी होगा, अन्नदाता को उत्थान भी होगा, नौजवानों को उज्जवल भविष्य भी होगा, महिलाओं की सुरक्षा भी होगी, सशक्तिकरण भी होगा। तो इसलिए सब लोग 2027 में तीसरी बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की जनता कोविड की तरह आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहे। उत्तर प्रदेश कितनी तैयारी में है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वह जो अफवाह कहेंगे, ये अफवाह गांधी और अफवाह यादव, मतलब इनको श्री अखिलेश यादव और श्री राहुल गांधी के बारे में कह रहा हूँ, वो दुष्प्रचार करते हैं। न गैस की किल्लत है, न तेल की किल्लत है और भारत संपूर्ण संकटों के बीच में से भी भारतवासियों की जो जरूरत है उसको पूरा करने के तमाम वैकल्पिक उपाय कर लिया है और इन संकटों से देशवासी एकजुट होकर के लड़ाई लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। लखनऊ के इंटोजा क्षेत्र के हीरापुरवा गांव के पास में गोमती नदी में हजारों मछलियां संदिग्ध हालत में मृत पाई गई हैं। मछलियों से फैल रही बदबू से गांव के लोग परेशान हैं और ग्रामीणों ने पुलिस को भी लिखित शिकायत दी है। मौके पर पुलिस पहुंची और मरी हुई मछलियों को गड्ढे में दबाया। आपको बता दें कि मत्स्य विभाग और इसके साथ प्रदूषण विभाग, तहसील प्रशासन की टीम ने भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने घटनास्थल का दौरा कर अधिकारियों को भी जांच और जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। मृत मछलियों के कारण की जांच की जा रही है। निरीक्षण करने पहुंचे थे मछली के मरने की सूचना पर रलियाकला ग्राम पंचायत में, क्या कहना है इसमें, क्या लगा? प्रथम दृष्टया पता चला कि अखबारों में जब छपा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर हम मछली विभाग के उत्पादन के मंत्री हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है कि कहाँ से मछली मर गई। तो अखबारों में छपा था तो उसको सरकार में लेकिन अधिकारी और यहाँ पता चला प्रथम दृष्टया कि किसी एक पोखरा है, पट्टे धारक है हमारा कश्यप, और उसके गाँव के सारे पानी उसमें जाते हैं और उसको लगता है कि गर्मी बड़ी होगी तो पॉल्यूशन बढ़ने से रात में मछलियाँ जो है अमोनिया बढ़ता है और ऑक्सीजन भी बढ़ता है, मर गए हैं। तो इसके लिए भी अधिकारियों के साथ निर्देश जारी किए कि अब बात करेंगे कि जितने भी पट्टे धारक हैं पहले उनको ट्रेनिंग कराई जाए, कौन कौन से आपदा आपत्ति आती है, कैसी बीमारी होती है, वो हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि वो आय का स्रोत है, ग्राम सभा का भी है, ऐसे हमारे निषादों का भी आय का स्रोत है। तो ये सरकार के राजस्व का स्रोत है, वो किसी को नुकसान न हो, इनको ट्रेनिंग करके कराया जाए। दूसरा, इसके लिए हम ज्वाइंट हॉर्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर से मत्स्य विभाग को ज्वाइन करेंगे कि जो गांव के बीच के तालाब है, पानी तो गांव का आएगा ही, गंदा पानी कहीं और नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे हम
एक बेहतर ट्रीटमेंट प्लान नेचर ने दे रखा है, उसका नाम एक्वापोनिक। तो हम उसमें तैरती हुई फूल की खेती करें और तैरती हुई सब्जी की खेती करें तो हमारा आय दोगुना भी हो जाएगा, पानी भी साफ रहेगा, मछली से पैसा कमाएंगे। तैरते हुए उनको कुछ करना नहीं है, उनका एक फॉर्म का। मेरठ में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने ईद मिलन कार्यक्रम में विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें 11 विधायक मिल जाएं तो वे अपनी ताकत दिखा देंगे। साथ ही उन्होंने सरकार और प्रशासन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा। इस बयान ने यूपी की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। राजनीतिक दलों और आम लोगों के बीच में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। एआईएमआईएम के इस कदम से राज्य में अगले चुनाव और सत्ता समीकरण पर असर पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। गोरखपुर के बापूनगर बेलोहा में स्थानीय लोग अपने गांव के मुख्य चक मार्ग पर अवैध कब्जे को लेकर नाराज हैं। वे महीनों से ही सरकारी दफ्तरों में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोग सरकार के प्रयासों को रोक रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार आमतौर पर अतिक्रमण पर सख्त कदम उठाती है। मामला आपको बता दें कि पीपीगंज नगर पंचायत वार्ड नंबर 11 का है, जहां पर अधिशासी अधिकारी ने कहा है कि लेखपाल से वार्ता करके मामला सुलझाया जाएगा। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सर, नगर पंचायत पीपीगंज वार्ड नंबर 11 बापूनगर के चकमा से जो अवैध अतिक्रमण का मामला आ रहा है, उसमें लगा कहीं से विवाद उत्पन्न होता हुआ है। सर, आपके द्वारा कहीं लोगों को ज्ञापन दिया गया है, इसके सरकार ने तो आश्वासन दिया गया। वो राजस्व टीम ही करती है। राजस्व टीम इसका चिन्हांकन कर लेगी, वही बताएगी कि सड़क कहाँ तक है और घर कहाँ तक अतिक्रमण है, उसके बाद ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या तालीम आपको पहली बार नहीं, जानकारी अतिक्रमण की तो बहुत दिनों से है, लेकिन इस पर जो है अभी राजस्व टीम अपना ये जो है पूरी तरह से आश्वस्त हो ले कि हाँ भाई जो किया गया है, निर्माण कार्य किया गया है, वो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अब वहाँ के जो वार्ड की जनता जनार्दन आपसे मिली है, उनको क्या आश्वासन दिया? नहीं, जनता राजस्व का निर्णय जो है वो जनता तो करेगी नहीं, राजस्व टीम ही करेगी। आपके द्वारा क्या उनको आशय कि अगर कोई भी इस तरह का अतिक्रमण का मामला पाया जाता है तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। जहां उत्तर प्रदेश सरकार अतिक्रमण और अवैध कब्जाइयों पे निरंतर कार्रवाई कर रही है, ऐसे में कहीं न कहीं कुछ चुनिंदा लोग उनके मंसूबे पर पानी फेरते हुए। नमस्कार, मैं हूं सचिन यादव, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मेरी मौजूदगी आपको बता दें मुख्यमंत्री के गृह जनपद नगर पंचायत पीपीगंज। मामला आपको बता दें वार्ड नंबर 11 बापूनगर। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, देख सकते हैं, यहाँ के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। मामला क्या है? मामला आपको बता दें दोस्तों कि अतिक्रमण जो सार्वजनिक रास्ता है, वहां पे अतिक्रमण को लेकर वहां के लगभग सैकड़ों ग्रामीण नाराज हैं। आखिर रास्ता किस लिए होता है? रास्ता सुचारू रूप से चलता रहे, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग उस पर अतिक्रमण फैला के कहीं न कहीं आवागमन बाधित करते हैं। चाचा क्या नाम है? विश्वनाथ। विश्वनाथ कहाँ के रहने वाले हैं? वही मौजा जंगल टोला बेलवा। वार्ड नंबर कितना है? 11 बापूनगर। हाँ, क्या मामला आप लोग यहाँ पे नगर पंचायत पे? गांव वालों का सड़क अवरुद्ध कर लिया है घनश्याम मौर्य, और गांव 4 बार पैमाइश हुआ है। जिसका नाम ले रहे हैं उनका ग्राम वार्ड है, तो कब्जा वो कैसे कर लिए? अच्छा, दूसरे का नाम है जी। तो 4 बार पैमाइश हुआ, मैं चेयरमैन के पूरे अधिकारी जा करके पैमाइश कराए, और पैमाइश कराने के बाद जहाँ सड़क निकला वहाँ पर निशान लगवा करके अधिकारी लोग लाल पेंट से निशान लगवा दिए कि यहाँ से टूटेगा, पर भी नहीं तोड़ने को तैयार हो रहे हैं। गांव परेशान है, डेली दौड़ करके
टाउन एरिया पर आता है, चेयरमैन के पास जाता है, ईओ के पास जाता है। आप लोगों ने ईओ साहब से मिला, ईओ साहब की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? ईओ साहब से आश्वासन नहीं मिला कि 27-28 को चेयरमैन ले जा करके साथ में तोड़वाएंगे। इसके पहले आप लोग कभी मिले थे अधिशासी अधिकारी से? 2500 बार मिले थे। हाँ, क्या आश्वासन देते थे? यही आश्वासन देते थे, तोड़वाएंगे, डीएम से लिख कागज बनवा करके ले आइए, तहसीलदार से कागज बनवा करके ले आइए। तो हम लोग ये बतलाइए, इनका काम है, डीएम का काम है, वही आदेश कर दिए हैं, ये जाकर के तोड़वा नहीं रहे। दोस्तों, अगर देख सकते आम नागरिक अगर दर दर की ठोकर रास्ता के लिए खाता है तो जिम्मेदारों की नजर क्यों नहीं पड़ती? सबसे बड़ा विषय है। आखिर इनके कहने का मतलब 2500 बार दफ्तरों का चक्कर लगाने को, लेकिन इनको आगरा पुलिस ने पिछले 3 महीनों में गुम हुए 304 मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटाए। ये अभियान सर्विलांस सेल के तहत ही किया गया और इसके साथ ही चेयर पोर्टल की मदद से चलाया गया है। इन मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 1,02,87,628 रुपए आकी गई। बरामद किया है, कितने अनुमानित कीमत क्या है? क्या इसमें चोरी के भी फोन शामिल है? श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय वो डीसीपी सिटी और महोदय के निर्देशन में सीसीटीवी सेल और सर्वेलांस सिटीजन इन सबके टीमों का एक सफल हमने अनावरण कराया, जिसमें करीब 304 मोबाइल बरामद कर लिए गए, जिसकी कुल कीमत करीब 1,02,87,000 के आसपास है। सर, अभियान ये कब से कब तक चलाया गया, कितने महीने का? आगरा पुलिस ने खोए हुए मोबाइल लोगों को वापस देकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। आपको बता दें कि आगरा पुलिस ने लगभग गुमशुदा 304 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1,02,87,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि लोगों ने ये मोबाइल पाकर आगरा पुलिस का आभार व्यक्त किया। आगरा से आरएन टीवी नेशनल के लिए फैजान। झांसी रेलवे पुलिस ने एक विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और अन्य राज्यों में 227 चोरी हुए मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। इन मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 27,24,000 रुपए बताई जा रही है और यह अभियान पुलिस महानिदेशक रेलवे लखनऊ के आदेश और एसपी रेलवे, ये डीजी रेलवे के मतलब आदेशानुसार ये टीम जो होती है थानों की और सर्विलांस टीम, इनके द्वारा 227 मोबाइल की रिकवरी की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 27 लाख रुपए है और ये विभिन्न स्थानों से इनको हम लोगों ने रिकवर किया है। ये उत्तर प्रदेश से बाहर से भी मोबाइल रिकवर किए गए हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश के बाहर भी जहाँ भी मोबाइल चलते हैं, गुमशुदा मोबाइल हैं, इनका हम लोग PTR IMI रन करा के लोकेशन लेते हैं और उसके बाद वहाँ से बरामद करते हैं। मथुरा के सीएमओ कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की। विकलांग विभाग के बाबू शशिकांत को रिश्वत लेते हुए पकड़कर हिरासत में लिया गया। टीम ने बाबू को अपनी गाड़ी में बिठाकर अधिकारियों के पास ले गई और कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग का भी एक कर्मचारी कई हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया था। पीलीभीत पुलिस लाइन शूटिंग रेंज से 29 से 31 मार्च तक जिला राइफल क्लब की 3 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में जिले के दिग्गज शूटर हिस्सा लेंगे। जिला राइफल क्लब पीलीभीत द्वारा 29, 30, 31 को 3 दिवसीय एक शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जनपद स्तरीय का एक कार्यक्रम रहेगा। इसके अंदर हम लोगों ने 3 इवेंट्स हमारे हैं, पॉइंट 22 बोर और पॉइंट 32 बोर और पॉइंट 12 बोर के। इसमें ये हमारे मेन इवेंट्स रहेंगे। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं। उसके अंदर उसमें हर इवेंट्स में 5-5 कैटेगरीज हैं। इसमें पहली कैटेगरी है माननीय व राष्ट्रपति अधिकारी, दूसरी है ओपन स्पर्धा, तीसरी स्टेट व नेशनल लेवल के हैं, सीनियर सिटीजन की है और बालक बालिकाएं महिला वर्ग के लिए है। एक कैटेगरी हम लोगों ने गेस्ट के लिए रखा है। कोई जो दूसरे जनपद से कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कंपटीशन में नहीं लेंगे, लेकिन वो अपना ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आके। इस बार एक हम लोग अलग। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए।